नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कैश मेमोरी के बारे में देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारी कैश मेमोरी में। तो बात करें हमारी कैश मेमोरी के बारे में, तो हमारा जो सीपीयू होता है वो रजिस्टर्स के ऊपर डेटा रीड या डेटा राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारा जो रजिस्टर्स होते हैं वो डेटा अपडेट करने के लिए हमारी कैश मेमोरी को एक्सेस करते हैं और कैश मेमोरी के थ्रू हमारी मेन मेमोरी में डेटा अपडेट होता है। यानी कि हमारी कैश मेमोरी एक लिंक है हमारे रजिस्टर्स और हमारी मेन मेमोरी के बीच में। और बात करें कैश मेमोरी के बारे में, तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं हमारी कैश मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो मैपिंग टेक्निक्स है वो, फिर ब्लॉक रिप्लेसमेंट पॉलिसीज या फिर एल्गोरिथम्स, उसके बाद डेटा अपडेटिंग मेथड्स और हमारी मल्टी लेवल कैश के बारे में। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो बात करें हमारी कैश मेमोरी के बारे में, तो हम हमारी कैश मेमोरी को लाइंस के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। और हमारी कैश मेमोरी क्या करती है, हमारी कैश मेमोरी मेन मेमोरी की एक इमेज मेंटेन करती है सीपीयू के सामने। अब बात यह कि हमने कैश मेमोरी को लाइंस के फॉर्म में डिवाइड किया, तो हमें मेन मेमोरी को ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं ताकि हम एक एक ब्लॉक को कैश की लाइन में ला सके ताकि सीपीयू उसको एक्सेस कर सके। और बात करें नंबर ऑफ लाइंस की, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, जितनी कैश मेमोरी की साइज है डिवाइड बाय ब्लॉक की साइज। और हमारी नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे मेन मेमोरी में, जितनी मेन मेमोरी की साइज है डिवाइड बाय जो ब्लॉक की साइज है वो। अब बात यह है कि जब भी सीपीयू को किसी डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो कैश मेमोरी को एक्सेस करता है, और कैश मेमोरी को एक्सेस करने के बाद वो उसकी लाइंस में ढूंढता है कि उसका डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। अगर डेटा प्रेजेंट है तो वो उस डेटा के ऊपर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो वो कैश मेमोरी को रिक्वेस्ट करेगा कि तुम मेन मेमोरी में से वो डेटा को फेच करके लाओ। यानी कि कैश मेमोरी को मेन मेमोरी के किसी ब्लॉक को उठा के अपने लाइन में स्टोर करना पड़ेगा, और वो कौन सी लाइन में स्टोर होगा वो हम पढ़ेंगे हमारी मैपिंग टेक्निक्स वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे किसी ब्लॉक को हम उठा के हमारे लाइन में स्टोर करेंगे और उसके ऊपर बाद में हमारा सीपीयू जो है रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाएगा और कोई अपडेट करने की बारी आएगी तो मेन मेमोरी में जो अपडेट करना होता है वो अपडेट कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी अपडेटिंग टेक्निक्स में। तो यह है हमारा कैश मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब देखते हैं हमारी मैपिंग टेक्निक्स के बारे में। तो बात करें हमारी मैपिंग टेक्निक्स के बारे में, तो हमारी मैपिंग टेक्निक्स क्या है कि हम हमारी मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को कैसे मैप करते हैं हमारी कैश मेमोरी के लाइंस के ऊपर, उसे हम कहते हैं हमारी मैपिंग टेक्निक्स। अब हमारे पास तीन टाइप की तो बात करें हमारी मैपिंग टेक्निक्स के बारे में, तो हमारी मैपिंग टेक्निक्स क्या है कि हम किस तरह से हमारी मेन मेमोरी को कैश मेमोरी के ऊपर मैप करते हैं। तो बात करें हमारी मैपिंग टेक्निक्स के बारे में, तो हमारी मैपिंग टेक्निक्स क्या है कि किस तरह से हम अपनी मेन मेमोरी को मैप करते हैं हमारे कैश मेमोरी के ऊपर। यानी कि हम किस तरह से हमारी मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को मैप करते हैं हमारी कैश मेमोरी के लाइंस के ऊपर, उसे हम कहते हैं हमारी मैपिंग टेक्निक्स। अब हमारे पास तीन टाइप की बेसिक मैपिंग टेक्निक्स है। तो बात करें हमारी मैपिंग टेक्निक्स के बारे में, तो हमारी मैपिंग टेक्निक्स क्या है कि किस तरह से हम अपनी मेन मेमोरी को मैप करते हैं हमारे कैश मेमोरी के ऊपर, उसे हम कहते हैं हमारी मैपिंग टेक्निक्स। यानी कि हम किस तरह से मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को मैप करते हैं कैश मेमोरी के लाइन के साथ, वो है हमारी मैपिंग टेक्निक्स। अब हमारे पास तीन बेसिक मैपिंग टेक्निक्स है, एक है हमारी एसोसिएटिव, एक है डायरेक्ट और एक है सेट एसोसिएटिव। तो चलिए देखते हैं कि हमारी एसोसिएटिव मैपिंग किसे कहते हैं। तो इसके पहले कि हम बात करें हमारे मैपिंग टेक्निक्स के बारे में, देख लेते हैं कि हमारे पूरे कैश और मेन मेमोरी का जो पूरा ऑपरेशन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी के किसी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए एक फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है, और वो जो फिजिकल एड्रेस है वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू हमारे कैश मेमोरी की साइज। यानी कि अगर हमें कैश मेमोरी को एक्सेस करना है तो हम इतना बड़ा फिजिकल एड्रेस यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे फिजिकल एड्रेस को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जो है टैग, कैश ऑफसेट और वर्ड ऑफसेट। और ये जो टैग और कैश ऑफसेट है तो वो डिपेंड करता है कि हमारी जो मेमोरी मैपिंग टेक्निक है वो कौन सी हम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इन दोनों की साइज होती है। और ये दोनों क्या बताते हैं कि आपको कौन सी लाइन को एक्सेस करना है कैश में। और उसके अलावा वर्ड ऑफसेट क्या बताता है कि आपको उस लाइन में पर्टिकुलर कौन से डेटा को यूज करना है। और उसके अलावा बात करें तो हमारा जो पूरा कैश मेमोरी के लिए इंटरप्रिटेशन है उसमें जो हमारे टैग और एक्स्ट्रा बिट्स होती है, एक्स्ट्रा बिट्स कौन सी हो सकती है, हमारी वैलिड बिट या फिर हमारी मॉडिफाइड बिट। तो एक्स्ट्रा बिट्स और हमारा टैग मिलके बनाता है हमारा कैश कंट्रोलर। और ये जो कैश कंट्रोलर है वो अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई करता है हमारी सिस्टम की। और बात करें कि अगर हमें कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिला
तो हम क्या करेंगे, तो हम उस एड्रेस को इंटरप्रेट करेंगे हमारी मेन मेमोरी के लिए। उसमें हम क्या करेंगे कि पूरे फिजिकल एड्रेस को डिवाइड करेंगे टैग में और वर्ड ऑफसेट में, और टैग हमको बताएगा कि हम कौन से ब्लॉक को एक्सेस करेंगे मेन मेमोरी में, और उसके अलावा हमारा वर्ड ऑफसेट बताएगा कि हम कौन से वर्ड को या कौन से पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं हमारी मेन मेमोरी के ब्लॉक में। तो ये है हमारा पूरा ऑपरेशन और इंटरप्रिटेशन हमारे फिजिकल एड्रेस का कैश मेमोरी का। तो चलिए अब देखते हैं हमारी एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक के बारे में। तो हमारा एसोसिएटिव मैपिंग क्या कहता है कि हम यहाँ पे मेन मेमोरी को कैश मेमोरी के ऊपर मैप करने के लिए कोई भी मैपिंग फंक्शन यूज नहीं कर रहे, यानी कि यहाँ का कोई भी ब्लॉक हमारे कैश के किसी भी लाइन में प्रेजेंट हो सकता है। और इसका क्या मतलब है कि जब हम हमारा कोई ब्लॉक यहाँ से मेन मेमोरी में से कैश मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो ब्लॉक का जो डेटा है वो हमारी लाइन में स्टोर करेंगे, और उसी के साथ साथ उसका जो टैग बिट है वो टैग बिट को हम यहाँ पे हमारे टैग में स्टोर करेंगे। यानी कि अब हमें जब भी हमारा डेटा सर्च करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे फिजिकल एड्रेस को इंटरप्रेट करेंगे हमारे कैश एड्रेस में, और कैश एड्रेस हमारा क्या होगा, जैसे हम हमारे मेन मेमोरी के एड्रेस को इंटरप्रेट करते हैं टैग और वर्ड ऑफसेट में, वैसे ही सेम एसोसिएटिव मैपिंग के लिए हम हमारे कैश एड्रेस को सेम इंटरप्रेट करेंगे टैग और वर्ड ऑफसेट में। यानी कि अगर हमको ये 1011 वाला डेटा एक्सेस करना है, 1011 एड्रेस का डेटा एक्सेस करना है, तो हम उसको टैग और वर्ड ऑफसेट में आइडेंटिफाई करेंगे और चेक करेंगे कि जो टैग है हमारे एड्रेस का वो हमारे इन सारे टैग में से किसी के साथ कंपेयर हो रहा है या नहीं। यानी कि हम अपने टैग को सारे टैग्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे, और कहीं पे अगर वो मैच हो गया तो हम क्या करेंगे, वहां का डेटा एक्सेस करेंगे, वरना हम मेन मेमोरी में जाएंगे और वहां से डेटा को लाके यहाँ रखेंगे किसी हमारे कैश मेमोरी के लाइन में, और उसी के साथ साथ उसका जो टैग होगा वो भी हम अपने यहाँ टैग में स्टोर करेंगे। यानी कि हमारे टैग के लिए अलग से हमारी मेमोरी भी ऑक्यूपाई होगी। तो ये है हमारा एसोसिएटिव मैपिंग, और ये मैपिंग ज्यादा कहीं यूज नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। तो हमारा डायरेक्ट मैपिंग क्या कहता है कि हम अपने मेन मेमोरी को कैश मेमोरी के ऊपर मैप करने के लिए एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और वो फंक्शन क्या है, k mod n। जहां पे हम k को क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमारे जो मेन मेमोरी का ब्लॉक है जिसको हम मैप करना चाहते हैं कैश के ऊपर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं k से, और हमारा n क्या रिप्रेजेंट करता है, जो टोटल नंबर ऑफ हमारी कैश लाइंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और जो i है वो आता है हमारा फाइनल आउटपुट, यानी कि हमारा कौन से लाइन नंबर में हमारा kth ब्लॉक स्टोर होगा या फिर मैप होगा, वो रिप्रेजेंट होता है हमारे i से। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ 16 ब्लॉक्स लिए हैं और उसके सामने हमने 4 कैश लाइंस ली है। तो इसको हम मैप कैसे करेंगे हमारे ब्लॉक्स को लाइंस के ऊपर, उसको हमने समझने के लिए ये पूरा टेबल बनाया है। अब हमने क्या किया है कि जो k की वैल्यू है उसको हमने 0 से 15 तक वेरी कराया, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 16 है। तो हमने k की वैल्यू को 0 से लेकर 15 तक वेरी कराया और उसको इस इक्वेशन में रख के देखा। तो हमारा इक्वेशन क्या है, k mod n, यानी कि k mod 4, क्योंकि हमारा n कितना है, 4 है। तो हमने एक के बाद एक k की वैल्यू को k mod 4 में हमने पुट करके देखा और उसके सामने i की वैल्यू इक्वेट की। तो हमारा जब k 0 होगा तब हमारा i 0 होगा, यानी कि 0th ब्लॉक हमारा 0th लाइन में मैप होगा। वैसे ही हमारा जब k 1 होगा तो वो हमारे फर्स्ट लाइन में मैप होगा। तो ऐसे हमने वैल्यूज इक्वेट की। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक से ज्यादा k की वैल्यू के लिए i की वैल्यू सेम है, यानी कि हमारे एक से ज्यादा जो हमारे मेमोरी के ब्लॉक्स हैं वो सेम कैश लाइन में मैप होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम डेटा सर्च करना चाहते हैं किसी मेन मेमोरी के ब्लॉक का, जैसे कि मान लीजिए मैं 0th ब्लॉक का डेटा एक्सेस करना चाहता हूं, और पर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक से ज्यादा जब हमारे ब्लॉक सेम हमारे कैश लाइन में मैप होते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जब मैं किसी एक ब्लॉक के लिए डेटा सर्च करना चाहता हूं तो उसकी जगह दूसरा ब्लॉक उस जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि दूसरा ब्लॉक उस कैश लाइन में प्रेजेंट हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ मिस है, रिक्वेस्ट मिस होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं, और वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे डायरेक्ट मैपिंग का। तो चलिए अब देखते हैं कि हम हमारी कैश मेमोरी के लिए कैसे इंटरप्रेट करते हैं हमारे फिजिकल एड्रेस को। तो बात करें फिजिकल एड्रेस को इंटरप्रेट करने की डायरेक्ट मैपिंग में, तो डायरेक्ट मैपिंग में हम क्या करते हैं कि अगर हमारा पूरा फिजिकल एड्रेस है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं टैग, लाइन ऑफसेट और वर्ड ऑफसेट के फॉर्मेट में हमारे कैश के लिए। तो यहाँ हमने इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है। हमने 4 लाइन ली है कैश की, यानी एक कैश है जिसमें 4 लाइन है, और हमारा एक मेन मेमोरी है जिसमें हमने 8 ब्लॉक्स लिए हैं मेन मेमोरी के, और उसकी हमने मैपिंग की है हमारे कैश के ऊपर। तो अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक होगा और हमारा जो 5th ब्लॉक होगा दोनों हमारे फर्स्ट लाइन में मैप होगा,
और उसको हमने देखा है हमारे इस मैपिंग फंक्शन के थ्रू कि हमारा 1 mod 4 हमारा होता है 1 और 5 mod 4 भी होता है 1, और ये हमारा डायरेक्ट मैपिंग का फंक्शन है। तो इसकी मदद से हमने क्या किया कि हमारे फर्स्ट ब्लॉक को हमने शिफ्ट करवा दिया हमारी फर्स्ट लाइन में। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम इस एड्रेस को एक्सेस करना चाहते हैं, और इस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ढूंढेंगे हमारे कैश मेमोरी में। तो कैश मेमोरी में ढूंढने के लिए हमने इस एड्रेस को इंटरप्रेट किया हमारे कैश के फॉर्मेट में, और कैश के फॉर्मेट में हमने इंटरप्रेट किया तो हमें पता चलता है कि हमें लाइन नंबर 1 को एक्सेस करना है, जिसकी टैग बिट अगर 1 हुई तो हम वो डेटा एक्सेस करेंगे। अगर उसकी टैग बिट 1 नहीं है तो हमें वो डेटा ढूंढना पड़ेगा मेन मेमोरी में और उसको शिफ्ट करना पड़ेगा हमारे कैश मेमोरी में। तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं कि हमारा जो लाइन नंबर 1 है वो ये है, और उसका जो टैग बिट है वो 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारा टैग बिट है 0, यानी कि हम जिस ब्लॉक की तलाश में है हमारे कैश में वो हमारे कैश में नहीं है, बल्कि उसको हमें मेन मेमोरी से उठा के हमारी कैश में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे एड्रेस को इंटरप्रेट करेंगे हमारे मेन मेमोरी के फॉर्मेट में, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं टैग और वर्ड ऑफसेट में। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे मेन मेमोरी का कि हम किसी भी कैश मिस के बाद हम पूरे जो फिजिकल एड्रेस है उसको इंटरप्रेट करते हैं हमारे टैग और वर्ड ऑफसेट में। तो यहाँ पे हमारा टैग क्या है, 101 है, यानी कि हमें ये वाला ब्लॉक एक्सेस करना है, 5th ब्लॉक, और ये वर्ड ऑफसेट बताता है कि हमें वो ब्लॉक में कौन सा पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना है। तो अब हमें ये 5th ब्लॉक उठा के हमारे कैश में लाना पड़ेगा, और उसके लिए हमने मैपिंग देखी कि हमारा जो 5th ब्लॉक है वो हमारे फर्स्ट लाइन में आएगा। तो इसको हम हमारे फर्स्ट लाइन में अगर लाना चाहे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक है उसको हमारी कैश से निकालना पड़ेगा, और उसकी जगह पे हमारा 5th ब्लॉक वहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा। और जैसे ही हम अपना 5th ब्लॉक वहां पे रिप्लेस करते हैं हमारी जो टैग बिट है वो चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी 1। तो हमें जैसे ही हम रिप्लेस करते हैं हमारा ब्लॉक वहां पे, तो हमें टैग बिट को भी अपडेट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन के लिए अलग एक टैग बिट है और वो हमारी मेमोरी अलग से ऑक्यूपाई करती है। तो ये है हमारे डायरेक्ट मैपिंग का तरीका, और इसके जो फिजिकल एड्रेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे टैग, लाइन ऑफसेट और वर्ड ऑफसेट के फॉर्मेट में। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी जो सेट एसोसिएटिव हमारी मैपिंग है वो कैसे होती है। तो बात करें हमारी सेट एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में, तो हमारी सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या कहती है कि हमारी जो पूरी कैश मेमोरी थी जिसको हमने डिफाइन किया था लाइंस के फॉर्मेट में, अब हम उसको चेंज करके डिफाइन करना चाहते हैं सेट के फॉर्मेट में। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो लाइंस है उसको हम कंबाइन करके एक सेट बनाएंगे, और हर एक सेट में इक्वल नंबर ऑफ लाइंस रहेगी, और आपके जो सेट में जितनी लाइंस रहेगी उससे डिफाइन होगी उसकी एसोसिएटिविटी। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सेट में 2-2 लाइंस है, तो इसको हम बोलेंगे 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी। और हमारा अगर पी वे सेट एसोसिएटिव की बात करें तो एक एक सेट में हमारे पी लाइंस रहेंगे, उसको हम बोलेंगे पी वे सेट एसोसिएटिव। और हमारी जो पी है वो रेगुलरली क्या होता है 2m की पावर होती है, यानी कि वो 2m के फॉर्मेट में हमको देखने मिलता है, यानी कि 2, 4, 8 ऐसे हमको देखने को मिलता है। जिसका मतलब क्या है कि हमारे हर एक सेट में या तो 2 लाइंस होगी या 4 लाइंस होगी, ऐसे 2 के पावर में लाइंस होगी। और बात करें हमारे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के फंक्शन के बारे में, तो उसमें क्या है कि हमारा फंक्शन होगा k mod s, जहां पे k रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कौन से ब्लॉक नंबर की बात कर रहे हैं हमारे मेन मेमोरी की, और हमारा s रिप्रेजेंट करता है हमारे नंबर ऑफ सेट्स, यानी कि जो नंबर ऑफ लाइंस है डिवाइड बाय हमारी सेट एसोसिएटिविटी, वो हमें देगी हमारे नंबर ऑफ सेट्स, यानी कि हमारा कैपिटल S। तो चलिए अब देखते हैं कि हम फिजिकल एड्रेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं हमारे सेट एसोसिएटिव मेमोरी में। तो हमारे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में फिजिकल एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उसको ब्रेक डाउन किया है टैग, सेट ऑफसेट और वर्ड ऑफसेट के फॉर्मेट में। और जो सेट ऑफसेट है वो हमें बताता है कि कौन से सेट में हमारा डेटा प्रेजेंट हो सकता है, और हमारा जो टैग है वो कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि वो जो सेट है उसमें हमारा डेटा प्रेजेंट है या फिर उसकी जगह कोई और ब्लॉक प्रेजेंट है जो वहां पे एग्जैक्टली मैप हुआ था। तो हम यहाँ क्या करना चाहते हैं कि 1011 वाला एड्रेस एक्सेस करना चाहते हैं, और 1011 को अगर ब्रेक डाउन करें हमारे कैश के फॉर्मेट में, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो सेट ऑफसेट है वो निकल के आ रहा है 01, और हमारा जो टैग है वो आ रहा है 1, और हम चाहते क्या है कि हम मेन मेमोरी का जो 5th ब्लॉक है वो एक्सेस करें। अब हमने यहाँ पहले से क्या किया है कि हमारे कैश मेमोरी में हमारे फर्स्ट जो सेट है यानी सेट नंबर 1 में हमने ब्लॉक नंबर 1 को लाके पहले से स्टोर किया हुआ है, यानी कि हमारा जो ब्लॉक नंबर 1 है वो हमने यहाँ पे हमारे सेट एसोसिएटिव मेमोरी में लाके रखा है, और हमारा जो ब्लॉक नंबर 1 है उसका टैग बिट क्या है 0 है, तो वो हमने अपडेट करके रखा है हमारी टैग बिट्स में। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक सेट में 2 लाइंस है
और 2 लाइंस है उसके लिए हर एक सेट के जो लाइंस है उनकी अलग से टैग बिट्स यहाँ पे बाहर स्टोर होती है, यानी सेट में जितनी नंबर ऑफ लाइंस है उतनी ही बाहर उसकी टैग बिट्स होंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक्सेस करना है 5th ब्लॉक, और 5th ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया कि हमारा सेट ऑफसेट जो आ रहा था उसको हम सेट नंबर में गए और सेट नंबर में जाके हमने देखा कि हमारा जो टैग है वो वहां पे प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि हमारा टैग क्या है 1 और वहां पे हमारा टैग क्या है 0। पर यहाँ एक और एक्स्ट्रा बात है कि यहाँ पे हमारा एक टैग बिट खाली है, और इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक लाइन है सेट में वो खाली है, यानी हम अगर हमारे 5th ब्लॉक को लाना चाहे हमारे इसी सेट में तो हम ला सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे खाली है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे 5th ब्लॉक को यहाँ पे लाएंगे और उसका जो टैग बिट है वो यहां अपडेट कर देंगे जो है 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे सेट में पहले से कोई ब्लॉक प्रेजेंट है और उसके साथ ही साथ दूसरी लाइंस खाली हैं, तो हम वो खाली लाइंस को यूज कर सकते हैं और हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा ब्लॉक का, जिसके वजह से थोड़ा सा टाइम कम कंज्यूम होगा हमारा। तो ये एक बेनिफिट है हमारा सेट एसोसिएटिव मेमोरी का, हमारे सेट एसोसिएटिव मैपिंग का हमारे डायरेक्ट मैपिंग के ऊपर। तो यहां आज की वीडियो खत्म करते हैं हमारी सेट एसोसिएटिव मैपिंग के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।